हेलो एवरीवन। पहले तो मैं आपके एक आधे डाउट थे वो बता देती हूँ आपको, उसके बाद ये आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहला डाउट था कि आप पूछ रहे थे कि इस वाले पैराग्राफ का मतलब क्या है। इसने बताया कि नोट दैट द इन अ प्लेन मिरर इमेज फॉर्म, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और सेम डिस्टेंस की बनती है। मिरर के आगे इमेज भी पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितने ऑब्जेक्ट रखा होता है। ऑल्सो इमेज इन अ प्लेन इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट की लेफ़्ट साइड है वो इमेज की राइट साइड में होगी और जो इमेज की लेफ़्ट साइड है वो ऑब्जेक्ट की राइट साइड में होगी। मतलब लेफ़्ट और राइट हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आपने पूछा था ये क्वेश्चन एक, इसमें आपने पूछा था कि यहाँ पे 1 माइनस क्यों नहीं हुआ। क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि अगर n की वैल्यू इवन है तो एक माइनस करेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू इवन है तो इनमें एक माइनस हो गया और यहाँ पे n की वैल्यू ही ओड है तो उसमें से एक माइनस नहीं होगा। मैंने एंगल नहीं कहा, मैंने n की वैल्यू बोला था। अब ये वाला टॉपिक देखते हैं। साइज ऑफ द मिरर टू ऑब्टेन कंप्लीट इमेज ऑफ ए वॉल व्हेन पर्सन स्टैंडिंग एट मिड पॉइंट बिटवीन वॉल एंड मिरर। इसने बोला है कि जैसे एक ये मिरर है और ये एक दीवार है मिरर के पीछे, तो इसने कहा है कि दीवार का साइज़ बताना है। जब कोई व्यक्ति, जैसे ये इंसान मान लेते हैं ऐसे, ये दीवार से और मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए, ये इक्वल डिस्टेंस पे है दीवार से भी और मिरर से भी। अब इसको दीवार की इमेज देखनी है मिरर के अंदर, तो किस साइज़ का मिरर चाहिए ये हमें बताना है इसके अंदर। अब पहली लाइट रे हम ऐसे डालेंगे तो वो वापस आ जाएगी। दूसरी लाइट रे डालेंगे इस टाइप से ऐसे, जो कि वो ऐसे आई में एंटर होगी और आई क्या करेगी, इनको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा लेगी, इसको भी ऐसे। तो इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी ऊपर वाले पार्ट की इमेज ए और बी मान लेते हैं इसको। सेम ऐसे ही बी से लाइट रे जा रही है और वो वापस इसी पाथ से आएगी और ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही जा रही है और ये ऐसे आई में एंटर हुई। अब इन व्यक्ति को देखना है तो व्यक्ति की आँख में जाना तो ज़रूरी है इमेज का, लाइट रे का। यहाँ से एक लाइट रे आई में एंटर हुई, एक इधर से एंटर हुई, इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे, ये ऐसे ऐसे, ये बन गई बी पार्ट की इमेज बी डैश और ये ए डैश। कंप्लीट इमेज के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक। ये इमेज तो बन गई दीवार की। अब मिरर कितना लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने मिरर की हमें ज़रूरत पड़ी इमेज को बनाने के लिए। तो अब देखिए अगर मिरर यहाँ है तो ऑब्जेक्ट ये दीवार है तो ये कितनी दूरी है 2a, तो इमेज भी कितनी दूर बनेगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2a, ये हो गई। उसके बाद इन पॉइंट्स का हम नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया m और ये जैसे आई से ये जा रही है ना ऐसे, ये इसको c मान लेते हैं आई को और ये c डैश हो जाएगा। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं c और इस पॉइंट का है m डैश। अब आप दो ट्रायंगल देखिए, सॉरी ये c है तो इसको o लेंगे। अब दो ट्रायंगल देखिए OMC, ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी OA डैश C डैश, ये बड़े वाले। मैं बाहर निकाल देती हूँ इस तरीके से ऐसे। ये O है, ये M है, ये C है, ये C डैश है और ये A डैश है, ये डिस्टेंस x है। अब इसके अंदर ये एंगल कॉमन हो जाएगा और
ये और ये साइड, ये और ये साइड। अब इसके अंदर हम ये तो कह नहीं सकते कि ये और ये इक्वल है, हम ये कह सकते हैं कि ये इस पूरी के हाफ है। ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का इस ट्रायंगल में, और ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये 90 डिग्री का। अब एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ओ एम सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ओ ए डैश सी डैश से। अब जैसे ये सिमिलर हो गई तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, तो एम सी अपॉन ए डैश सी डैश इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ सी डैश। एम सी की वैल्यू क्या है, एक्स, ए डैश सी डैश इसको सेम ऐसे ही रख देंगे। ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ से सी ए, और ओ से सी डैश, ओ से सी ये रही और ओ से सी डैश ये रही, तो ए और 2a कितना हो गया 3a। ए से ए कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई ए डैश सी डैश अपॉन 3। ऐसे ही सेम अब दूसरे ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाली ऐसे, ये वाली। अब ट्रायंगल मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ये है ओ पॉइंट, ये है सी पॉइंट, और ये है सी डैश, ये बी डैश, ये एम डैश, और ये वाई डिस्टेंस है। ये है ए और ये है 2a, टोटल हो जाएगा 3a। ठीक है, ऐसे ही सेम ऐसे ही देखो, ये एंगल कॉमन हो जाएगा और ये 90 का और ये 90 का, तो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। ट्रायंगल ओ सी एम डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डैश बी डैश, सिमिलर हो जाएंगी। तो अब देख लेते हैं, सी एम डैश ये अपॉन ये सी डैश बी डैश इक्वल हो जाएंगी, सॉरी, ये वाली साइड सी एम डैश और ये वाली साइड दोनों, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, ओ सी अपॉन ओ सी डैश। अब मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सी एम का वैल्यू क्या है, सी एम की वैल्यू है वाई, सी बी डैश, ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ से सी ए, और ओ से सी डैश कितनी हो जाएगी, ए और 2a 3a, ए से ए कट गया। यहाँ से हमारी y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई सी बी डैश अपॉन 3। ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई थी। और अब देखो, ये जो मिरर की साइज़ हमें निकालनी है, उसके लिए क्या चाहिए हमें, x और y चाहिए। तो देखो, मिरर की साइज़ निकालने के लिए x प्लस y कर देंगे, तो x की वैल्यू है क्या, ए डैश सी डैश अपॉन 3 प्लस y की वैल्यू क्या है, या अभी भी निकाले हमने, सी बी डैश अपॉन 3, सी बी डैश अपॉन 3। ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे 3, तो ए डैश सी डैश प्लस सी डैश बी डैश, ये दोनों लेंगे। अब देखो, ए डैश सी डैश बी डैश, ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाई 3। यानी कि मिरर का साइज़ होगा वो वॉल के साइज़ के, दीवार के साइज़ के 1/3 टाइम्स होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। ये हम दिखाएंगे कि कैसे वो रोटेट होगी। अब हम मान लेते हैं कि ऐसे ये मिरर है और ये आई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई इस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल डाल दी, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या करना है, हमें मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करना है। मान लेते हैं कि पहले मिरर था ये, अब हमने उसको रोटेट कर दिया ऐसे, और ये एंगल क्या है, थीटा, ये मिरर हो गया। अब
इंसिडेंट रे का पाथ तो वही है, ये ऐसे आ रही थी तो ये ऐसे ही आएगी। अब पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे का पाथ था ये वाला, और अब क्या होगा, अब पाथ चेंज होके ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ये नॉर्मल डालेंगे इधर से तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और पहले वाली ये हमने क्या किया है, मिरर को रोटेट किया है, इंसिडेंट रे को चेंज नहीं किया है, इंसिडेंट रे उसी पाथ से आएगी। ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, और ये रोटेशन के बाद वाले रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रोटेशन, ये बाद वाला रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल ये है 2 थीटा, हमें ये दिखाना है, शो करना है ये थीटा है। अब आप देखिए नॉर्मल से एंगल कितना होता है, इंसिडेंट रे, ये मिरर का नॉर्मल से एंगल होता है 90 डिग्री का। ये मैंने एक बार डायग्राम है ना वो दोबारा बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। जैसे अब ये देखिए कि पहले वाला नॉर्मल थी ऐसे, अब इसके थी, ये जो पहले वाला मिरर था ऐसे, इसके ऐसे नॉर्मल थी, तो ये हो गई नॉर्मल। अब हमें पता है कि ये एंगल कितना था, 90 डिग्री का, और अब कितना है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मिरर को थीटा रोटेट किया है तो नॉर्मल भी थीटा ही रोटेट होगा। जैसे अब ऐसे परपेंडिकुलर है, अगर इसको हम इतना रोटेट कर देंगे तो ये वाला भी इतना ही रोटेट होगा, इसको इतना रोटेट किया है तो ये वाला भी इतना ही रोटेट होगा। ये आपको समझना चाहिए कि अगर हम मिरर को थीटा रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी थीटा ही रोटेट होगा। जैसे कि ये पहले वाला नॉर्मल था और ये अब वाला नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। तो अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस नया वो कितना आ जाएगा, आई प्लस थीटा। ये है ना अभी नया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये थीटा है, ये आई है, ये नॉर्मल हो गई और ये इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा आई प्लस थीटा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा ही हो जाएगा सेम यहाँ से। और ये वाला एंगल, अब पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था, ये था आर, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से और ये वाला एंगल, यानी कि ये नॉर्मल है और ये क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे है फर्स्ट वाली, तो ये एंगल कितना था, पहले आर था, अब क्या हो गई, एन डैश, बीच में एन डैश आ गई, ऐसे 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 नई नॉर्मल आ गई ये वाली। तो अब क्या हो जाएगा, अगर एन और एन डैश के बीच में इधर एंगल थीटा था तो इधर भी थीटा ही रहेगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, आर माइनस थीटा। आया समझ में, ये हो जाएगा आर माइनस थीटा। अगर ये एंगल, अब आप देखो कि ये एंगल क्या है, आर माइनस थीटा है, तो ये पहले क्या था, ये पूरा है आई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आई प्लस थीटा माइनस आर माइनस थीटा, मतलब ऐसे लेंगे इसको, आई प्लस थीटा माइनस आर माइनस थीटा। और एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इधर आर प्लस थीटा माइनस आर प्लस थीटा, आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, तो आर से आर कट जाएगा और ये आ जाएगा टू थीटा। हमने ये दिखाया कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये वाला एंगल टू थीटा के बराबर ही आएगा। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। नोटबुक में ये थोड़ा इसको एक्स मान रखा है, इस एंगल को मैंने इसको पहले ही 2 थीटा आपको बताया कि हम इसको मानेंगे, तो इसको एक्स मान के कर रखा है। अगर इसको एक्स इक्वल में एक्स भी रखेंगे ना तो भी वही बात आएगी। तो एक बार इस तरीके से समझ के देखना, अगर ना आए तो फिर मैं नोटबुक वाला तरीका भी बता दूँगी आपको।
अब वेलोसिटी इन ए प्लेन मिरर के अंदर वेलोसिटी वैसे सेम है दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर मूव करेगा, यानी कि ऊपर और नीचे, जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है मान लेते हैं। अब हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती हैं, तो यानी कि x इक्वल है y के। लेकिन इक्वल कब होंगी, जब उनके साथ नेगेटिव साइन जोड़ें, क्योंकि साइन कन्वेंशन में क्या आता है, मिरर से इस साइड वाली डिस्टेंस पॉजिटिव और इस साइड वाली नेगेटिव। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तब अब ये इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। वेलोसिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अब इनको क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तभी तो वेलोसिटी आएगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx/dt टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, इक्वल माइनस को आगे बाहर ले लेंगे, dy/dt। ये आ गया। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, दोनों साइड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। और ऐसे ही ये है क्या, माइनस तो अलग से लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ ये वाई क्या है, इमेज की वेलोसिटी और किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो ये आ गया वेलोसिटी के अंदर रिलेशन। वेलोसिटी भी जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है वैसे ही वेलोसिटी भी रिलेट करती है। अगर स्पीड का करेंगे तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, डिस्टेंस का करेंगे तो नेगेटिव हट जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में नेगेटिव साइन आएगा पक्का। प्लेन मिरर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, देखते हैं। जैसे कि हमने एक ले लिया, कोई स्फेयर ले लिया जो कि ग्लास का है और अंदर से होलो है, अंदर से खाली है। तो हमने ये लिया स्फेयर, ये क्या है, ग्लास का है और होलो स्फेयर है ये। अब क्या करेंगे, इसको कहीं से भी काट देंगे, यहाँ से काट देंगे या फिर यहाँ से काट देंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे दोनों हिस्सों को, तो एक ही बन गया। ये मान लो हमने यहाँ से काट दिया इसको, तो ये इस तरीके का बन गया, ऐसे, और ये ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये इस तरीके का बन गया। और मान लो कि हमने बाहर से इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो अब क्या होगा, इधर से अंदर की तरफ जो लाइट जाएगी वही रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ आएगी। तो इसको अगर बाहर से पॉलिश करेंगे तो भी ये मिरर बनेगा, और इसको अंदर से पॉलिश करेंगे तो बाहर से लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो भी ये मिरर बनेगा। अब इसका सिंबल क्या होता है, हम इसको दिखाते हैं इस तरीके से, जैसे ये है। अब बाहर से पॉलिश किया है तो इस तरीके से, और अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे, इसको अंदर से पॉलिश कर देंगे, यहाँ पे क्या किया हमने, पॉलिश किया, अंदर से पॉलिश कर देंगे तो इसका सिंबल हो जाएगा इस तरीके का, जैसे ये वाला। अब क्या होगा कि इसके लिए तो इधर से लाइट आएगी, उसी को ये रिफ्लेक्ट करेगा, और इसके लिए इधर से आएगी, उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी इधर से आएगी उसको नहीं करेगा। जैसे कि प्लेन मिरर होता है वो किस टाइप का होता है, इस तरीके का होता है, वो इधर से लाइट आएगी उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। हम ये डैश दिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉलिश किया गया है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होगा कि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये होंगे। मतलब अगर हम बाहर से पॉलिश करेंगे, यानी कि इस मिरर को बाहर से पॉलिश कर दिया, तो अंदर की तरफ वाला जो रीजन है वो ही रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, यानी कि ऐसे है, इसको बाहर से, अगर इसको बाहर से पॉलिश कर दिया तो अंदर की तरफ वाला ही रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि ये केव जैसा बन गया। तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और ये क्या हो गया, इसको अंदर की तरफ से पॉलिश किया है तो बाहर वाला एरिया जो है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर, ये होगा कॉनकेव और ये होगा कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक पार्ट होता है किसका, ग्लास होलोस्फीयर का, ग्लास के एक होलोस्फीयर का पार्ट होता है। अब इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया कोई मिरर, एक ले लेते हैं, बाकी दूसरा आप खुद एक बार देख लेना, सारी चीज़ें सेम हैं। इसको बाहर से पॉलिश किया। अब इसके लिए कुछ एक जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, कुछ एक बातें हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मान लीजिए ये इसका सेंटर है और इस स्फीयर को हम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया स्फीयर कंप्लीट। अब एक ऐसी लाइन जो कि मिरर के बीच से जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। अब ये ऐसे है तो पूरा कटोरे टाइप का है, कटोरे का मिड पॉइंट जैसे उसको बोलेंगे पोल, ये पोल हो गया। और अब ये देखना कि ये क्या है, सेंटर है, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या बोलेंगे, रेडियस, ये क्या है, मिरर की रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ द मिरर। ये पोल बता दिया मैंने आपको, ये सेंटर बता दिया। अब वो लाइन जो कि सेंटर और पोल से होके पास होती है, जैसे कि ये वाला लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, पी एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगला पॉइंट आता है कि अपर्चर क्या होता है मिरर का। जैसे हमने ये मिरर लिया, ये इस टाइप से मिरर लिया। अब जो मिरर है उसकी जो रेडियस, ऊपर से जो उसका सर्कमफेरेंस है, मिरर का सर्कमफेरेंस, उसका जो डायमीटर है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, अपर्चर। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर। देखो ये तो हो गया, इसको बोलेंगे, ये हो गया लीनियर अपर्चर। अब हम क्या है, एंगुलर अपर्चर भी तो होता है, एंगुलर अपर्चर। ये क्या होता है, देखो जो ये जैसे कि ये पूरा ये मिरर है छोटा सा, ऐसे इसकी ये पूरा कर लिया हमने। मान लीजिए कि इतना मिरर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपर्चर हो जाएगा, ये बताया मैंने, अपर्चर हो जाएगा और ये सेंटर हो जाएगा। अब जो लीनियर अपर्चर जो एंगल बनाता है ना सेंटर के ऊपर, ये जैसे ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को बोलते हैं क्या, एंगुलर अपर्चर। ये होता है एंगुलर अपर्चर, जो कि लीनियर अपर्चर सेंटर के ऊपर एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। अब इसके बाद क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अभी वो मैं आपको बताती हूँ कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जैसे कि ये ले लिया हमने, कोई कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लिया, ये हो गई क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगी ये, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, ये पोल है, ये सेंटर है। अब जो पैराक्सियल मतलब क्या होता है, पैराक्सियल और रेज, यानी कि वो रेज जो कि पी एक्सिस के बिल्कुल पास से आती है, यानी कि ज़्यादा दूर से नहीं आती, नियर से आती है, नियर टू पी एक्सिस। यानी कि वो रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पास से आती है। और चैप्टर के अंदर क्या है, हमने क्या किया है, छोटे साइज़ के मिरर लिए हैं, ये दिखने के लिए बड़ा है लेकिन ये मिरर छोटे साइज़ का है, तो यानी कि इसके अंदर जो भी रेज आएंगी वो सारी पैराक्सियल होंगी, इसके अंदर दूर वाली रेज नहीं होंगी, सारी पास वाली होंगी। जैसे अब ये आ गई एक रे,
ये आ गई दूसरी रे, ये तीसरी रे, ऐसे ये रेज आई। अब मान लेते हैं ये रेज रिफ्लेक्ट होके इधर इधर हो गई, ये भी इधर, ये भी इधर और ये भी इधर। यानी तो फिर जहाँ पे ये सारे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं फोकस। वो पॉइंट जहाँ पे पैराक्सियल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होती हैं वो वहाँ पे होती है, वो होता है प्रिंसिपल फोकस। अब कॉन्वेक्स में थोड़ी डेफिनेशन में चेंज आएगा। जैसे ये बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, और इसको बना लिया कि हमने पी एक्सिस बना ली, ये हो गया पोल। अब यहाँ से देखो, अब इसमें इधर से लाइट आएगी, ऐसे 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 और ऐसे, ये आ रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएंगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो यहाँ पे कन्वर्ज होती अपीयर होंगे, हमें ये लगेगा कि मिरर से हम इधर से देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि लाइट रेज जो हैं वो इधर से निकल के आ रही हैं। तो ये जहाँ से पैराक्सियल लाइट रेज आती हुई अपीयर होती हैं, इसमें ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स में क्या होगा कि जहाँ से वो पॉइंट जहाँ से पैराक्सियल लाइट रेज आती हुई अपीयर होती हैं, यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपीयर होंगी, और यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रे कन्वर्ज हो रही हैं, अपीयर होंगी, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमें रे ऑप्टिक्स के अंदर कंसिडर करनी पड़ेंगी, यानी कि माननी पड़ेंगी, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। इसमें से कुछ एक बातें, तो पहली बात ये क्या है कि लाइट है जो कि वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एक मीडियम के अंदर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर मीडियम चेंज हुआ तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, लेकिन मीडियम चेंज होने के बाद भी, डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो फिर से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि लाइट रे जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरी, मिरर, कोई भी मिरर लेंगे और कोई भी लेंस लेंगे, उसका अपर्चर वो स्मॉल लेंगे, मतलब हम स्मॉल साइज़ का मिरर लेंगे, लार्ज साइज़ का मिरर हम नहीं लेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर। तीसरा, जो लेंस लेंगे हम वो कैसे होने चाहिए, थिन, पतले लेंस होने चाहिए, लेंस जो होंगे वो पतले होंगे, यानी कि थिन लेंस होंगे। चौथी बात जो है वो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, स्मॉल साइज़ का होगा। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मिरर और लेंस का अपर्चर छोटा होना चाहिए, छोटे साइज़ के मिरर लेंगे हम। लेंस जो है वो थिन होने चाहिए और ऑब्जेक्ट है उसका भी साइज़ छोटा होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके कंपैरिजन में ये साइज़ बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन वैसे छोटा ही होगा, अपर्चर के कंपैरिजन में साइज़ बड़ा होगा। जो लाइट की वेवलेंथ है ना, उनसे ऑब्जेक्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट और लेंस या फिर मिरर दोनों ही स्मॉल साइज़ के लेंगे। अब फोकल प्लेन बताना है कि फोकल प्लेन क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फोकल प्लेन ऑफ कॉनकेव मिरर, इसके लिए हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं इस टाइप से। ये इसकी एक्सिस बना लेते हैं, यानी कि ये पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, पी एक्सिस हो जाएगी। अब बार बार में मैं नहीं लिखूँगी पी एक्सिस होगी, ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पी एक्सिस है, इतना तो आप समझ जाओगे। अब मान लेते हैं कि दो पैरेलल लाइट रे आई, पहली तो आके इंसिडेंट हुई इधर और दूसरी आके इंसिडेंट हुई पोल के ऊपर, ऐसे। अब क्या कहा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। अब इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर कहाँ से डालेंगे, सेंटर से। नॉर्मल कहाँ से डालेंगे, सेंटर से। तो इधर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये दोनों कट करती हुई अपीयर होती हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अब फोकल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन
जहाँ पे मान लो पैरेलल लाइट रे आ रही हैं और वो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मिलती हैं कॉनकेव मिरर के अंदर, और वो पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस के पास, फोकस के प्लेन में। यानी कि मान लीजिए ये प्लेन में है तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे कि ये एक प्लेन के अंदर है। अब इस प्लेन की एक ख़ास बात है कि ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, प्लेन ऐसे होना चाहिए। और ये प्लेन है, ये कहाँ पे होना चाहिए, फोकस इसके अंदर आना चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए फोकस से। जैसे ऐसे है तो इस प्लेन, जैसे ये प्लेन है तो इसके अंदर ऐसे यहाँ पे फोकस आना चाहिए, यहाँ पे मतलब प्लेन के अंदर फोकस आना चाहिए। और ये प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होती है। इसके लिए एक छोटा सा प्रूफ है, वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम फिर से ले लेंगे अपना कॉनकेव मिरर, ये ऐसे, उसके बाद ये लाइट रे ऐसे गई, ये सेंटर ले लेते हैं। अब सेंटर से क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे। मैंने बताया था ना स्फीयर के लिए सेंटर से नॉर्मल डालती है, तो ऐसे ही सेंटर से नॉर्मल डालेंगे। ये फोकस है, मतलब ये लाइट रे ऐसे आ जाएगी इसके ऊपर। ये अभी कोई पॉइंट नहीं है, ये ना ही फोकस है ना कुछ हो। अभी ये सेंटर है, इसको ले लेते हैं फोकस, और ये क्या होती है, फोकल लेंथ। ये आगे पढ़ेंगे, कुछ एक रूल होते हैं। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये पूरी क्या है, आर है। हमने क्या किया कि सी से एफ जो है वो एक्स है, एफ से पी जो क्या है वो एफ है, पोल है, और सी से पी क्या है, आर है। ये हमने मान लिया। अब इस डायग्राम के अंदर एक ट्रायंगल लेंगे हम, एफ बी सी। ये बी ले लेते हैं पॉइंट, ये एफ, ये बी और ये सी। इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, एफ बी सी। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा। ये कोई एंगल हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल है सी एफ बी, ये क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं। ये साइड कितनी है, एक्स। ये देखो इधर ये एक्स मानी थी, ये एक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे एफ से, जो कि बी सी को इक्वल पार्ट्स के अंदर बाइसेक्ट करेगी, एफ एम। और इसको अब अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे देखो इस तरीके से। ये एफ ऊपर चला जाएगा परपेंडिकुलर, एम इधर आ जाएगा, बी इधर और सी इधर। ये एंगल थीटा, क्योंकि मैंने बताया आइसोसेल्स ट्रायंगल इक्वल साइड के आगे वाले एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये एफ एम है और ये एफ से सी ये डिस्टेंस है एक्स। अब ट्रायंगल देखते हैं एफ एम सी, ये वाली जो ट्रायंगल है इसके अंदर ट्रायंगल लेते हैं एफ एम और सी, एफ एम सी। इस ट्रायंगल के अंदर हमें कोस थीटा निकालना है, वो किसके बराबर होगा, कोस थीटा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा की साइड इधर बेस, तो सी एम अपॉन सी एफ। अब सी एम की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, सी एम। अब सी एफ कितना है, एक्स। अब हमें सी एम की वैल्यू निकालनी है, तो सी एम की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। हमें पता है कि सी से बी कितना है, ये आर है तो ये भी आर ही होगा ना। अगर ये पूरा आर है
तो मैंने इसके अंदर ऐसा परपेंडिकुलर डाला था, मैंने आपको अभी बताया था कि परपेंडिकुलर डाला जो कि BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी कि r/2 इस साइड और r/2 इस साइड, दोनों साइड r/2 हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम r/2x, ये आ जाएगा कोस थीटा FMC ट्रायंगल के अंदर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, देखो कोस थीटा इज इक्वल्स टू r/2x। अब x को इधर ले आएंगे, कोस थीटा उधर, x इज इक्वल्स टू r/2 कोस थीटा, ये हो गया। अब कोस नीचे है तो 1/कोस क्या होता है, सीकेंट, इसको हम लिख सकते हैं r/2 सीकेंट थीटा। ये हम इसको लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमने निकाली। अब ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं, जो रेडियस है, रेडियस किसके बराबर है, r इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, x और f के बराबर, x प्लस f के बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू, f तो एज इट इज़ लिखते, f की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r/2 सीकेंट थीटा, ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। जैसा कि बताया था, फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, r, इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस r/2 सीकेंट थीटा। अब देखो हमने क्या कहा था कि हमें अजम्पशन क्या करने थे, हमारे पास मिरर जो है वो छोटा होना चाहिए। अगर मिरर छोटा होगा तो ये जो थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी बहुत छोटा होगा। अगर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये छोटा होगा तो कोस थीटा नियरली इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के, और अगर कोस थीटा है तो सीकेंट थीटा भी नियरली इक्वल हो जाएगा 1 के, ये होता है। और साइन थीटा किसी के अगर नियरली इक्वल होता है तो टेन थीटा भी उसी के होता है, साइन के साथ टेन और कोस के साथ सीकेंट, ऐसे ही हो जाएगा। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम सीकेंट थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो फोकल लेंथ आ जाएगी r/2 इंटू 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी इक्वल आ जाएगी r/2 के। मतलब फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होती है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था कि फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ है। अब साइन कन्वेंशन, यानी कि कोई भी हम मिरर लेंगे उसके साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो मिरर के ऊपर जो आता है, ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड नेगेटिव होता है, और सामने की साइड इधर पॉजिटिव होता है और इस साइड नेगेटिव होता है। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव। साइन कन्वेंशन में इतना ही था। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन के कुछ एक रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। पहला रूल क्या होता है, जैसे ये कोई मिरर मान लेते हैं, पहला रूल क्या होता है, अगर कोई लाइट रे p एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होगी, यानी कि फोकस से पास होगी अगर ये p एक्सिस के पैरेलल है तो। दूसरा रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रे, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर, अगर कोई लाइट रे सेंटर से आ रही है तो वापस सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मल सेंटर से डालते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। तीसरा रूल क्या है, पहले वाले का अपोजिट, यानी कि अगर कोई लाइट रे, हम मान लें कि ये फोकस है, फोकस से ऐसे आ रही है तो वो p एक्सिस के हमेशा पैरेलल जाएगी। अब एक लास्ट रूल है, अगर ऐसे ये बना दिया मिरर, ये पोल, अगर कोई लाइट रे ऐसे पोल पे किसी एंगल से आ रही है, यानी कि एंगल है थीटा, तो वो थीटा एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इधर आ रही है तो वापस भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी सेम एंगल से। अब है इमेज फॉर्मेशन की, इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज हम बनाएंगे
वैसे पेपर में ये पूछी नहीं जाती, लेकिन हम फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ। फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के अंदर ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया और इधर फोकस हो गया। हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर और फोकस के बीच में। तो स्ट्रेट लाइन, पहले लाइट रे ऐसे जाएगी। तो मैंने बताया था कि जो लाइट रे पी एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। दूसरी लाइट रे हम ऐसे डाल देते हैं कि वो पोल पे जाएगी, ये एंगल थीटा, तो वो थीटा एंगल से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। वापस इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी तो वो इस तरीके से ऐसे आएगी, ऐसे। अब ये इस तरीके से आई है तो यहाँ पे ये कट करिए तो यहाँ पे इमेज बनेगी ए पॉइंट की, ये ए बी। और हम क्या करते हैं, कंप्लीट इमेज के लिए परपेंडिकुलर डाल देते हैं ऐसे, ए डैश बी डैश। ये यहाँ पे बन गई क्या, इमेज। और ये था ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इमेज बनती है। बाकी और 2-4 पार्ट और हैं, 3 केसेस हैं इसके अंदर, वो आप एक बार खुद कर लेना। वो आसान है वैसे, लेकिन ऐसे ही लाइट रे डालनी है। बस आपको ये रूल याद होने चाहिए, ये वाले, कि ये फोकस, ये पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, सेंटर वाली सेंटर से ही हो जाती है, और अगर फोकस से आती है तो वो पैरेलल निकल जाती है। और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से आप कोई भी इमेज बना सकते हैं, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट सेंटर और पोल के बीच में रखा हो, चाहे फोकस और पोल के बीच में, या फिर फोकस और सेंटर के बीच में, या फिर सेंटर से पीछे। सेम आप बना सकते हैं। चाहे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से पैरेलल लाइट रहेंगी। तो मैंने आपको वैसे बताया था, इधर देखो पैरेलल लाइट रहेंगी तो इस तरीके से है ये, तो इधर से ऐसे पैरेलल लाइट रहेंगी ऐसे। और ये मैंने आपको बताया था कि ये फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगे सारी, तो वो इमेज फोकस पे बनेगी पैरेलल वाली। अब इसके अंदर इमेज कैसी बनी है, इमेज इसके अंदर इन्वर्टेड बनी है, मतलब रियल इमेज बनी है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट हो रही हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी साइज़ में बड़ी बनी है, यानी कि मैग्नीफाइड। और साथ ही साथ कहाँ पे बनी है, सी से पीछे, बियॉन्ड सी से इस साइड बनी, सेंटर से इस साइड। तो ये हमें ज़रूर याद होने चाहिए कि कहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी। ऐसे सेम रूल होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जैसे ये लेंस ऐसा होता है इस तरीके से, अगर कोई लाइट रे पी एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी, फोकस से आएगी नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, वो कन्वर्ज नहीं करता लाइट रेज को, वो डाइवर्ज करता है। तो अगर कोई लाइट रे पैराक्सियल है तो वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी, फोकस से आएगी नहीं। फिर से बताया कि फोकस से वो आएगी नहीं, फोकस से आती हुई अपीयर होगी। दूसरी बात, अगर कोई लाइट रे जैसे इस तरीके से, ये सेंटर है, अगर कोई लाइट रे इस तरीके से सेंटर की तरफ आ रही है तो वो वापस वो इधर आ रही है तो वापस इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तीसरा, अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है, यानी कि वो आना तो चाहिए उसको फोकस के पास, लेकिन वो पैराक्सियल, मतलब वो पी एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। इसका अपोजिट है, इसमें क्या था कि वो पी एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो फोकस से आती अपीयर होगी, अब फोकस की तरफ आ रही है तो पैरेलल निकल जाएगी पी एक्सिस के। चौथा रूल सेम है,
अगर कोई लाइट रे किसी एंगल से आ रही है तो वो उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन के भी दो ही केस हैं। एक तो ऑब्जेक्ट या तो जैसे या तो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पे रखा हो फाइनाइट डिस्टेंस पे, और या फिर इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे रखा होगा तो वहाँ से लाइट रे पैरेलल आएंगी और वो फोकस से आती अपीयर होंगी, तो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है उसकी इमेज मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनेगी। तो पहली लाइट रे आएगी ऐसे, और वो पैराक्सियल है तो वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी इस तरीके से। इस तरीके से ये डॉटेड लाइन से बनाना, क्योंकि मिरर के पीछे का हिस्सा है ये, यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रे नहीं है। अब अगर कोई लाइट रे किसी एंगल से आएगी तो वो एंगल से ही वापस जाएगी, तो इसको भी डॉटेड लाइन से बढ़ा देते हैं। तो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी पोल और फोकस के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है तो इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, मतलब फोकस की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इस साइड, अगर डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो इस साइड शिफ्ट होती जाएगी इमेज, और वो छोटी होती जाएगी। तो ये हो गया है। अब अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, एक छोटा सा पॉइंट है। हाँ, एक बात है कि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियल इमेज बना सकते हैं। वैसे तो बनाते नहीं हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा मैंने बताया कि इसके और इसके बीच में ही इमेज बनेगी। ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। और कॉनकेव क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और प्लेन मिरर भी रियल इमेज नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पे पीछे की तरफ लाइट रे नहीं जा पाती हैं, सिर्फ वहाँ पे अपीयर होती है कि वहाँ से लाइट रे आ रही है। लेकिन प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही रियल इमेज बना सकते हैं जब वो कॉनकेव मिरर की हेल्प ले, तो वो मैं आपको भी बता रही हूँ। देखो, ये जैसे कि प्लेन मिरर है और ये बड़ा कॉनकेव मिरर है इससे। अब कोई लाइट रे ऐसे आ रही है इधर से, ये क्या है, ये पी पॉइंट है, ये ऐसे हो गई। ये लाइट रे इधर से आ रही है, एक लाइट रे ऐसे ही इधर से आ रही है, और ये दोनों क्या, यहाँ पे फोकस इसका यहाँ मान लेते हैं, ये फोकस के ऊपर आएंगी डायरेक्ट ऐसे। इनको आना तो फोकस पे था, पर बीच में हमने क्या कर दिया, प्लेन मिरर लगा दिया। अब प्लेन मिरर के साथ ये डाइवर्जिंग लाइट रे हैं, तो ये क्या करेंगे, इनको इधर इधर, क्योंकि नॉर्मल डालेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो वो इधर इसको कन्वर्ज कर देंगी और ये क्या बना देंगी, इमेज बना देंगी यहाँ पे पॉइंट साइज की। तो अगर देखो, अब ये रियल इमेज कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज है ना, वो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसे ही सेम टेक्निक है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे ये ऐसे पोल है, ये पी एक्सिस है, और यहाँ पे हम लगा दे कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे ये फोकस ले लेते हैं, और ऐसे ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये भी ऐसे आ रही है, तो ये कहाँ पे आएंगी, फोकस पे आएंगी। लेकिन बीच में ही हमने क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स मिरर, तो वो इनको ऐसे कन्वर्ज कर देगा, फिर यहाँ पे रियल इमेज बन जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे लाइट रेज प्रेजेंट हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला हम डेराइव करेंगे कि कैसे हम मिरर फार्मूला निकालेंगे। कॉनकेव मिरर से मैं निकालती हूँ, कॉन्वेक्स से आप खुद निकालना, ठीक है। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं भी आपको बता दूँगी कि किस तरीके से निकालना है। तो पहले मैं बनाती हूँ कॉनकेव मिरर, ये इधर से पी एक्सिस, यहाँ पे क्या है, पोल, और यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे सेंटर।
अब आप कोई भी केस ले लीजिए, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। अब मान लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे, यहाँ पे सी से आगे, क्योंकि इसके बीच में तो मैंने आपको भी बता दिया था। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये लाइट रे गई सीधी इधर, तो वो होगी फोकस से आगे पास हो जाएगी इस तरीके से। अब एक लाइट रे ये ले ली, दूसरी लाइट रे हम ले लेते हैं कि वो सीधा पोल के ऊपर जाके टकराई, तो वो इस डायरेक्शन में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ऐसे इस तरीके से। तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और साइज़ में डिमिनिश्ड होगी और सी और एफ के बीच में बनेगी। अब मान लेते हैं कि एंगल कितना था इसका, थीटा, तो ये एंगल भी क्या, थीटा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ऐसे डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर लिया। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया, देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। पॉइंट्स का नाम दे लेते हैं एक बार, ये ऑब्जेक्ट ए बी और ये इमेज ए डैश बी डैश। डेरिवेशन है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हम ट्रायंगल क्या लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल लेंगे ए पी बी, ए पी बी, और साथ ही साथ दूसरे ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश पी पी डैश, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब एंगल पी, तो एंगल पी के बराबर है, और एंगल बी यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और एंगल बी डैश के बराबर है ये, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल सिमिलरिटी की वजह से ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो रेशो निकालेंगे ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, और दूसरा क्या लेंगे, पी बी डिवाइडेड बाय पी बी डैश, पी बी डैश, ये हो गया। अब एक और ट्रायंगल हम लेंगे, इधर ले लेती हूँ दूसरे ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश सी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर ये 90 है तो ये 90 है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। एंगल सी इक्वल है एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल बी डैश के, जो कि है 90 डिग्री का। तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों भी सिमिलर, तो सेम इसी प्रकार से है सही, इसमें भी रेशो इक्वल आएगा। ए बी डिवाइड बाई ए बी डैश इक्वल है बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी डैश, सॉरी बी डैश सी, ये इसकी इक्वल आ गया। अब देखो ये वाली और ये वाली इक्वल है, तो हम इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं। तो पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश इक्वल है बी सी अपॉन बी डैश सी, ये दोनों इक्वल आ गए एक दूसरे के। अब पी बी किसके बराबर है, पी से बी। अब देखो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, वी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मानेंगे यू, और फोकल लेंथ को मानेंगे एफ। पी बी किसके बराबर है, पी से बी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो इसको ले लेंगे यू। पी से बी डैश ये इमेज की डिस्टेंस है, इसको ले लेंगे वी। बी से सी किसके बराबर है, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी, और पी बी क्या है, अभी हमने देखा कि ये यू है, और पी से सी मतलब इसका सेंटर है, यानी कि ये रेडियस है, तो इसको हम लिख सकते हैं इधर यू माइनस आर। बी डैश से सी इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, ये डिस्टेंस आ जाएगी।
पी सी माइनस पी बी डैश। पी सी की वैल्यू क्या आई, पी से सी आर, पी से बी डैश क्या है वी, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा u इंटू आर माइनस वी इक्वल्स टू वी इंटू यू माइनस आर। इसको साथ साथ नोट करना है तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यू आर माइनस वी यू इक्वल्स टू यू वी माइनस आर वी। अब ये हुई, इन दोनों को एक साइड ले जाते हैं इधर और इसको इधर ले जाते हैं, यू वी प्लस यू वी, और इसको इधर लेके आते हैं तो यू आर माइनस वी, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इन दोनों में से आर कॉमन ले लेते हैं तो यू प्लस वी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, टू यू वी। अब फोकल लेंथ क्या होती है, आर बाय टू, तो आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू एफ। इस आर की जगह लिख देंगे टू एफ यू प्लस वी इज इक्वल्स टू टू यू वी। टू से यहाँ से टू गया, अब एफ को इधर ले आएंगे और यू वी को इधर। अब ध्यान से देखना, u प्लस वी डिवाइड बाय यू वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 बचेगा, f इधर आ गया 1 बाय एफ। इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो u अपॉन यू वी प्लस वी अपॉन यू वी इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। v से v कट गया, u से u कट गया, तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि मैंने जो भी ये कॉनकेव मिरर के लिए बनाया है, ये मिरर फार्मूला मैंने कॉनकेव मिरर के लिए निकाला है। आपको मेरे को कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये मिरर फार्मूला निकालना है और मेरे पास भेजना है अच्छे से प्रॉपर वे में, एक एक स्टेप करके, फिर आंसर निकालना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ से हाँ, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मिरर की साइज़ क्या होगी जब व्यक्ति है वो दीवार के और मिरर के बीच में खड़ा है, तो दीवार को देखने के लिए मिरर की साइज़ क्या होगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेलोसिटी इन प्लेन मिरर के अंदर वेलोसिटी क्या होगी। उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर की बात की, स्फेरिकल मिरर में सारी चीज़ों की बात की। उसके बाद में हमने कुछ एक अजम्पशन थे वो पढ़े, और उसके बाद में फोकल प्लेन की बात की, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बीच में। उसके बाद हमने बात की रिलेशन की, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद साइन कन्वेंशन की बात की, साइन कन्वेंशन के बाद हमने रूल पढ़े, रूल के बाद इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के बाद हमने लास्ट क्या पढ़ा है, मिरर फार्मूला। और इसका होमवर्क आपको याद करना है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फार्मूला क्या करना है, डेराइव करना है, DERIVE डेराइव करना है। ये क्या है, होमवर्क।